तो देखिए कक्षा 12 का टॉपिक आव्यूह, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में जो है आव्यूह कहा जाता है और मैट्रिसेस भी बोलते हैं, MATRICS। ठीक है, मैट्रिसेस कहा जाता है आव्यूह। ये कक्षा 12 का टॉपिक है, जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक माना जाता है। आव्यूह और सारणी यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के कम से कम 10-12 नंबर का हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इंटर लेवल का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है जो। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आव्यूह को हम लोग पढ़ते हैं। एक क्रम और आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी सारणिक पहले पढ़ा जाता है तब आव्यूह पढ़ा जाता है, कभी कभी पहले आव्यूह पढ़ा दिया जाता है तब सारणिक पढ़ाया जाता है। हम वर्तमान में जो आपका बुक चल रही है, जो सिलेबस चल रहा है, उसके अंतर्गत पहले जो है मैट्रिसेस दिया गया है, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, इसीलिए हम आपको पहले मैट्रिसेस बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में समझना है आपको, सबसे पहले यही समझना है कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, यानी कि डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफिनेशन जो है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन को समझने के लिए आपको ये जान लीजिए कि कुछ अवयवों को, जैसे अभी हम कुछ अवयव कह देते हैं तब भी नहीं दिख, ठीक है, कुछ गिनती को जो है, कुछ गिनती को, यहाँ से परिभाषा समझिए, कुछ गिनती को यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो गिनतियाँ हैं, इन्हीं को जो है आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर जो रूप हमारे सामने निकल के आता है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आपको एक शब्द क्या बोला गया? आयताकार। आयताकार का मतलब क्या हुआ? आयत के आकार का। आप ये जानते हैं कि आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसी को क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं। आयत को भी समझ लीजिए ठीक से। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसी को हम आयत कहते हैं। और इसमें विकर्ण होते हैं। और आप सोचेंगे मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है कि ज्यामिति पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत है, इसलिए ध्यानपूर्वक धैर्य रखिए, अभी आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये चतुर्भुज है ABCD, जो आयत के आकार का है। तो आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और विकर्ण किसे कहते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। और इंग्लिश में बोला जाए तो इसको डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायगोनल। डायगोनल माने क्या होता है? विकर्ण होता है। तो आप पहले से भी आयत की परिभाषा जानते रहे होंगे, आपका एक बार रिवीजन भी हो गया। एक बार पुनः सरल शब्दों में सुन लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण बराबर होते हैं, उसको हम आयत कहते हैं। अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए, आयत का कंसेप्ट को लेते हुए, हम आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसी स्ट्रक्चर को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, इस तरीके का। इसी प्रकार का हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या देख रहे हैं? 3 गिनती यहाँ भी लिखे हैं, 3 यहाँ भी लिखे हैं, 3 यहाँ भी लिखे हैं, 3 यहाँ भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आमने सामने का भी बराबर है और ऊपर नीचे भी बराबर है। एक आयत के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। और इसी को हम चाहे इस संकेत के अंदर, संकेत देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, इस संकेत के अंदर जब लिख दिया जाता है इसको, तो यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो रूप है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जो हम गिनती शब्द बोल रहे थे, जब आप इसको आव्यूह कह देंगे तब आप गिनती नहीं बोल सकते हैं। अब इनको जो है अवयव कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा आपको?
अवयव, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो इसको एलिमेंट कहना पड़ेगा, यानी एलिमेंट ऑफ दी मैट्रिक्सेस, यानी कि आव्यूह के अवयव कहा जाने लगेगा। यानी कि आव्यूह के अवयवों को जो है आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप हमको तैयार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कई प्रकार की परिभाषाएं हैं, अपने अपने शब्दों में केवल आपको समझना है। अब आपको हम अगला टॉपिक बताते हैं, आव्यूह का कर्म अथवा कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जो टॉपिक क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर क्या है। अब एक बात ये भी जानिए, जो ये पड़ी हुई रेखाएं, अवयव जो पड़े हुए व्यवस्थित हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, यानी कि इसको हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम पंक्ति कहते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, यानी कि जो क्षैतिज आपके अवयव व्यवस्थित हैं, इसको हम रो कहते हैं। तो इसमें आपको 1 2 3 ये तीनों क्या है, रो है, यानी कि जो पड़ी हुई होती है इसको हम रो कहते हैं। और जो आपका वर्टिकल यानी कि खड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ, यानी कि इसको हम कॉलम कहते हैं। हिंदी में इसको हम स्तंभ बोल सकते हैं और इंग्लिश में चाहे तो इसको हम कॉलम कह सकते हैं। तो रो और कॉलम ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जो पड़ी हुई अवयव हैं, इनको हम रो कहते हैं, और जो आपका वर्टिकल एलिमेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसके बाद आपको समझना क्या है, यहाँ लिख दिया जा रहा है रो क्रॉस कॉलम। इसको कोई कोई क्रॉस भी पढ़ता है, कोई कोई गुणा भी कह सकते हैं, कोई बाई भी कहते हैं। तो चाहे जैसा भी, चाहे कुछ लोग इसको रो बाई कॉलम कहते हैं, कुछ लोग इसको रो क्रॉस कॉलम कहते हैं। तो हम लोग इसको हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि रो गुणे कॉलम ही बोला करेंगे आपके इस वीडियो में। तो रो क्रॉस कॉलम, तो ये निश्चित, कोई बच्चा सोचे पहले कॉलम क्रॉस रो लिख दे, नहीं, वो आपका रंग हो जाएगा। जो मैट्रिक्स का मेथड है, मैट्रिक्स आर्डर लिखने के लिए आपको बताता है, उसका ये रूल है कि पहले हम रो लिखेंगे, इसके बाद कॉलम लिखेंगे, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ लिखेंगे, ना कि स्तंभ गुणे पंक्ति लिखेंगे। यानी इस मैट्रिक्स का, और इसको किसी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। एक आपका मैट्रिक्स हो गया। इसका आर्डर पूछा जाएगा तो चूंकि इसमें 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कही जाएगी। लेकिन बच्चे और भी समझ लीजिए दूसरा, जिसमें दोनों में अंतर हो। हाँ, एक बात और भी आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है मैट्रिक्स में। यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, ये मैट्रिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम भी हो सकती है, और रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें बराबर ही हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए जैसे हम एक बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। आपसे बच्चों पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो मैट्रिक्स बी लिखी गई है, इसका आर्डर कितना होगा। तो आपको बताया गया कि जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको हम रो कहते हैं। तो पड़ी हुई कितनी रेखा आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल कितनी रेखाएं दिख रही हैं, 2 दिख रही हैं। और खड़ी कितनी दिख रही हैं आपको, 1 2 3 दिख रही हैं, 1 2 3। यानी कि इस मैट्रिक्स में आपसे पूछा जाए कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। जब आप इतना जान गए, और ये आपको कंसेप्ट बताया ही गया है कि आपको रो क्रॉस कॉलम लिख के ही ऑर्डर लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/3 या 2 क्रॉस 3 कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ऑर्डर निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, आव्यूह का निरूपण। तो आव्यूह का निरूपण में हमने इसी समय ही बता दिया गया कि आव्यूह का निरूपण आप इसी प्रकार से 2 लाइन के अंदर में
कर देंगे जो है, और इस प्रकार से अवयव को व्यवस्थित कर देंगे। यही आव्यूह का निरूपण कहलाएगा। और आव्यूह के निरूपण के अंतर्गत जो है, आप अगर जनरल वे में जानना चाहते हैं तो आपको एक मैट्रिक्स हम बड़े फार्म में बता दे रहे हैं कि जिससे आप किसी भी क्रास की मैट्रिक्स लिख सकते हैं, चाहे वो 2x2 का लिखें, चाहे 2x3 का लिखें, चाहे 10x10 का लिखें, चाहे 100x100 का लिखें, चाहे जितना भी आप चाहें उतना बड़ा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसलिए आपको जो है इसका जनरल फार्म आपको हम बता दे रहे हैं। आव्यूह के निरूपण का जनरल फार्म यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का जनरल फार्म आप देख लीजिए। आप लिखेंगे A11 लिख रहे हैं, A11। ये A11 जो है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेज है। मैट्रिक्स के अंदर में लिखी गई गिनती को कभी हम गिनती नहीं कहेंगे, मैट्रिक्स के अंदर में लिखी हुई गिनती को हम एलिमेंट या अवयव ही कहते हैं। तो ये पहला अवयव है A11। इसे हम लोग A11 पढ़ लेते हैं आसानी के लिए। हिंदी मीडियम के छात्र इसको क्या कहते हैं, A11 कहते हैं, A11 भी कहते हैं, जो भी आपको इजी लगे उस प्रकार से आप कह सकते हैं। A11, A12, A13, फिर A1n लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये 11, 12, 13 ये आपका 1 से 100 तक की गिनती का गिनती नहीं है कि 11, 12, 13 से ही काम चलेगा। आपको इसको जानना है। ये अपना प्लेस वैल्यू बताता है कि हम हैं कहाँ पे, जैसे स्थानीय मान होता है वैसे ये बताता है। A11 जब आपको कहा तो A11 बताता है कि हम मैट्रिक्स में हैं कहाँ पर, यानी कि अपना स्थान बताता है। स्थान ये बताता है कि आपको बताया गया कि जो पहले लिखा होता है ये रो होता है, जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम होता है। तो ये डिजिट भी रो और कॉलम को ही बताती हैं, और ये बताता है कि हम पहले रो में हैं और पहले कॉलम में हैं। A11 क्या बताता है कि हम पहले रो में हैं और पहले कॉलम में हैं। A12 क्या बताता है, हम पहले रो में हैं और दूसरे कॉलम में हैं। A13 क्या बताता है, हम पहले रो में हैं और तीसरे कॉलम में हैं। A1n क्या बताता है कि पहली रो में है और n वें कॉलम में है। इसी प्रकार से आप इसको लिखते चले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर AM1, AM2, AM3, AMN लिख दिए। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि कैसे लिख दिए, 11, 12, 13 समझ में आ गया, 21, 22, 23 भी समझ में आ गया कि ये दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है। ये 22 का मतलब क्या है, दूसरे रो में भी है और दूसरे कॉलम में भी है। ये तीसरे रो में है और तीसरे और पहले कॉलम में है। ये M1, M2, M3 कैसे लिख दिए, तो देखिए थोड़ा सा लिखने का आइडिया आपको बताते हैं। यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, पहला डिजिट देखिए, यहाँ 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, इसलिए हमने भी यहाँ लिख दिया यम यम यम, यानी कि ये पहली रो यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरी रो यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी रो है, तो ऐसे यमुई रो है। यानी कि रो की संख्या कितनी है बच्चों, यम है, और कॉलम की संख्या कितनी है, यन है। कॉलम की संख्या कैठी है, यन है, 1, 2, 3 डॉट डॉट यन, यानी कि कॉलम की संख्या यन है और रो की संख्या यम है। तो हमको बताओ बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखने को आपको बताया गया कि पहले कॉलम लिखेंगे कि पहले रो। हमने आपको बताया है कि पहले हम रो लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, रो बाई कॉलम या रो क्रॉस कॉलम कह सकते हैं। यानी कि आपका रो की संख्या कितनी है, यम है, और कॉलम की संख्या कितनी है, यन है। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो यम क्रॉस यन का आर्डर है।
इसी मैट्रिक्स को जो है और बड़े फार्म में लिखने के लिए जो है, और बड़े फार्म में तो ये है, और छोटे फार्म में लिखने के लिए आपको ये इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई सकता है, AIJ यम क्रॉस n। इतनी बड़ी मैट्रिक्स इतने छोटे में लिख दिया गया, लेकिन जो वाल्यूशन इसका है, जो चीज़ ये हमको बताता है वही चीज़ हमको ए भी बताता है। लिखेंगे A बराबर AIJ यम क्रॉस n, बस यही लिखेंगे। जहाँ जो है I का मान, I जो है रो है, पहले पे लिखा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये I हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, और J जो है हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रो जो है यानी I जो है इसका जो मान है ये 1 2 3 डॉट डॉट क्या है यम तक है, और जो J है हमारा ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम हमारा n है, तो जहाँ J का मान 1 2 3 डॉट डॉट n है। ये आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को प्रस्तुत करना बड़े फार्म में छोटे फार्म में। आपको 2 क्रॉस 3 दिया जाता है तो आप यम का मान 2 और n का मान 3 रखेंगे तो आपको इतना छोटा मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका A का भी मान 2 तक है, J का भी मान 2 तक है, तो आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। I का मान 3 है और J का मान 3 है, तो आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो है इसी वीडियो में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार भी इसी समय जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगला टॉपिक हमारा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। वैसे कई प्रकार हैं इसके, कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जाती है कि आव्यूह 4 प्रकार के हैं, आव्यूह 5 प्रकार के हैं, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उसका अध्ययन हम कक्षा 12 में करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नाम से देखिए क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर हम आपको लेक्चर को समझा रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। लिखना है, अगर जैसे आपको परिभाषा लिखना है तो इसके लिए आप जो है बुक की मदद लेकर परिभाषा लिख सकते हैं। कोई भी प्रकाशन का बुक लेंगे तो उसमें आपको परिभाषा मिल जाएगी। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, उसको समझिए कि पंक्तियों की संख्या जो है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से कम होगी। निश्चित रूप से जानिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तो कैसे दिखेगा। यानी कि इसको याद करने के लिए, पंक्तियों की संख्या ये कम है स्तंभों की संख्या से। पंक्तियों की संख्या कम है किससे? स्तंभों की संख्या से। तो इसको बनाएंगे जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो आप ध्यान देंगे 2 रो हैं और कॉलम 1 2 3 4। 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, यानी कि नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ये दिख भी रहा है क्षैतिज जैसा, पड़ा ज़्यादा दिख रहा है, खड़ा कम दिख रहा है, तो इससे आपका पहचान है कि कैसे मैट्रिक्स है ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह है। जैसे ही हम क्षैतिज जानते हैं तुरंत इसी का जस्ट अपोजिट हम जान सकते हैं। क्षैतिज का पड़ा हुआ, तो इसका अपोजिट, पड़ा हुआ का अपोजिट क्या होगा? खड़ा हुआ। तो क्षैतिज का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर।
ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा परिभाषा? सिंपल सा परिभाषा, जस्ट इसी का अपोजिट। इसमें आपको बताया गया पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, उसमें क्या होगा, स्तंभों की संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या से कम होगी, तो क्या हो जाएगा, वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाएगा। यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी किससे, स्तंभों की संख्या से। पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको खड़ा खड़ा दिखेगा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए, आपको दिख भी रहा होगा कि ये जितना पड़ा दिखाई दिया था उतना ये खड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या है इसमें कितने आपका ये जो पड़े हुए हैं इनको क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं। कितनी रो हैं, 1 2 3 4, इसमें रो 4 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि याद कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। और आप इसी तरीके से तीसरा मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको, स्क्वायर। वर्ग की परिभाषा आप कक्षा 12 के छात्र हैं, आपको पता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी कि चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और एकदम प्रत्येक कोण 90 अंश, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी भी परिभाषा क्या होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, तो उसको हम कौन सा आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उसको वर्ग आव्यूह कहा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या। इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। और भी बना सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है। इस प्रकार के आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसके बाद अगला जो है टॉपिक जो है, ये कहा कि मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण यानी कि मुख्य विकर्ण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसीलिए अभी जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया गया आपको तुरंत आयत बताया गया, आयत के आमने सामने की भुजाएं बताएगी, और विकर्ण, विकर्ण यानी कि जो इस कोने से इस कोने को मिलाता है, इसी को चतुर्भुज में विकर्ण कहते हैं। सेम उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी जो है, जो उस कोने से इस कोने से इस कोने को मिलाएगा, यानी ये इस पर जो अवयव पड़ेंगे ये डायगोनल के एलिमेंट, यानी कि डायगोनल के, यानी कि विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आपका टॉपिक क्या है कि मुख्य विकर्ण क्या है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। तो मुख्य विकर्ण के लिए भी यही है कि जो आपका डायगोनल, जहाँ पर जो अवयव, जहाँ पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वो अवयव क्या कहलाएंगे, आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे। आप समझ नहीं पाए होंगे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि A11, A22, A11, A22, A33। अब आपको हमने बताया कि कोई गिनती का 11, 22, 33 नहीं है। A11 का मतलब ये अपनी लोकेशन बताता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ये एलिमेंट जहाँ जहाँ होते हैं वही जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो एक बार आप देख सकते हैं कि एलिमेंट होते कहाँ कहाँ हैं। A11,
A11 बोलना भी गलत है, A11 ही बोला जाता है इसको, A11 A12, लेकिन हमको लिखना है, याद करना है, इजी वे में समझना है हमको, तो इसलिए हम चाहे जैसे भी बोल के उसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिया 3 क्रॉस 3 का। अब ध्यान दीजिए ये एलिमेंट कहाँ कहाँ है, तो आपको तुरंत तस्वीर दिमाग के बन गई होगी, अरे ये तो जो है उसी विकर्ण पर है। अगर ये आयत बना होता यानी कि ये मिला होता तो ये विकर्ण भी था। तो इसी विकर्ण को जो है हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण कहते हैं। यानी कि जहाँ पर जो है ये A11 A22 A33 A44 A55 यानी कि ये जहाँ पर एलिमेंट है इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पंक्ति आव्यूह अतः पंक्ति सदिश। जैसे ये देखिए ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर था। अब आप क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन देखिए कि रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। देखिए ये वीडियो में डाला जा रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अगर आपको दोबारा देखना है तो इसी वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको बताते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही रो होगा, जिसमें केवल एक रो होता है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लिख दिया गया 1 2 3, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक ही रो है, इसमें जो एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो ये परिभाषा बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। जिसमें एक ही रो होगा उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह की परिभाषा भी बहुत इजी है छात्रों। क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सब के सब एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये लिखा गया 0 0 0 0 0 0, तो क्या देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और एवरी एलिमेंट इसका क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम शून्य आव्यूह कहते हैं। एक बात यह है कि बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी मैट्रिक्स आप लिखिए उसका आर्डर ज़रूर लिखिए, जिससे आपको आर्डर लिखने में कोई गलती ना होने पाए। जैसे हमने यहाँ मैट्रिक्स लिखा, यहाँ लिखा, हमने आर्डर नहीं लिखा, आर्डर आप ज़रूर लिखिए। जैसे 1 2 3 इसका आर्डर क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम लिखना है। रो इसमें एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 है, तो ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसमें जो है कॉलम एक ही है लेकिन रो कितने हैं, 3 है, तो ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। क्योंकि छोटे मैट्रिक्स में ही लिखने में कन्फ्यूजन होता है, बड़ा मैट्रिक्स में तो साफ साफ दिखता ही है कि कितने रो हैं कितने कॉलम है, गिन के लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कॉलम है ही नहीं, क्यों रो ही है, तो नहीं, ये अगर देखा जाएगा तो ये भी आपके कॉलम के ही एलिमेंट हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो इसके 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये आपका 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 1 कॉलम है। इसमें रो की संख्या 1 थी इसलिए रो मैट्रिक्स हो गया, इसमें कॉलम की संख्या 1 है इसलिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट शून्य होगा उसे हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक फिर आ गया जो आपको बताया गया, एक कह दिया आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह आप जान ही रहे हैं, आयताकार आव्यूह में क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, वो आपका निश्चित रूप से जब रो का संख्या यानी कि
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो आपका आयताकार आव्यूह ही बनेगा। फिर आता है इकाई अथवा तत्समक यानी यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी एकक अथवा तत्समक आव्यूह। क्या होता है इसकी परिभाषा? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण का एलिमेंट एक होता है और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या देख रहे हैं? इसमें जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण का सभी एलिमेंट क्या हैं? एक हैं और इसके ऊपर और इसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या हैं? शून्य हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? यूनिट आर आइडेंटिटी एकक अथवा तत्समक आव्यूह इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से आता है विकर्ण आव्यूह। क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज़? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी परिभाषा एकदम सिंपल है। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 6, ये भी 3x3 का ही है। तो इसको कैसा आव्यूह कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब यहीं पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एकक आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में थोड़ी सी समानता देख सकते हैं। कह सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी का बताया गया क्या चीज़ कि विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसको आप एकक आव्यूह कहेंगे। और विकर्ण आव्यूह में क्या बताया गया कि विकर्ण का एलिमेंट जीरो ना हो और विकर्ण के अलावा सब एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। यानी कि ये भी तो विकर्ण आव्यूह हुआ कि विकर्ण का एलिमेंट शून्य नहीं है और बाकी सब क्या है? शून्य है। तो यहीं से एक टॉपिक बनता है बच्चों, एक परिभाषा, एक प्रमेय बनती है कि विकर्ण आव्यूह, और एक परिभाषा बनती है एकक आव्यूह जो है, प्रत्येक एकक आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण आव्यूह जो है ये एकक आव्यूह नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका आता है अदिश आव्यूह। देखिए अदिश आव्यूह, इसको भी सुन लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को भी ध्यान से सुनिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह कि जिसके विकर्ण के सब अवयव क्या होंगे? समान होंगे और बाकी सब के सब शून्य होंगे, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 3x3 का। आप क्या देख रहे हैं कि इसके सब एलिमेंट क्या हैं? समान। जिसके सब एलिमेंट समान है यानी कि सब का मतलब विकर्ण के एलिमेंट जिसके समान हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या आव्यूह कहते हैं? उसको अदिश आव्यूह कहते हैं। फिर इसको फिर आप भिड़ा सकते हैं कि इसके भी तो समान थे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एकक आव्यूह जो है ये अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह जो है ये एकक आव्यूह नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए हम शार्ट में आपको सारा टाइप बता दे रहे हैं। वीडियो को 1-2 बार करके देखेंगे, समझ में आएगा। बुक की मदद लेना पड़ेगा आपको। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह 2 और बताएंगे केवल। एक ऊपर त्रिभुजीय बताएंगे और एक आपको निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बताएंगे। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह इंग्लिश में कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा सुनिए। डायगोनल के ऊपर के, अपर है तो ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट शून्य नहीं होंगे और डायगोनल के नीचे के सब एलिमेंट जब शून्य होंगे तो उसको ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। जैसे देख लीजिए देखिए 1 2 3
015 006। आप देखिए ध्यान से, 116 ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट शून्य नहीं है और डायगोनल के नीचे के सब एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पुनः ध्यान दीजिए, डायगोनल के नीचे के सब एलिमेंट शून्य होंगे और डायगोनल के ऊपर के सब एलिमेंट शून्य नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब जब अपर आपको समझ में आ गया तो लोअर का भी आपके दिमाग में बन ही रहा होगा कि इस तरीके से हो जाएगा। वो क्या देख रहे हैं, डायगोनल के ऊपर के जिसमें सभी एलिमेंट शून्य होते हैं उसको निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसके अलावा और भी टॉपिक हैं और भी टाइप्स भी हैं, लेकिन बस आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपको इतने ही टाइप्स को अगर आप याद कर लेते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी है। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।